नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। इसके पहले हमने मध्य राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद के बारे में देखे थे, लेकिन अब देखेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में। वर्क एंड पावर ऑफ गवर्नर, है ना? तो राज्यपाल के बारे में हम संविधान से संबंधित अनुच्छेद देख लिए थे। कौन कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में प्रावधान किए गए थे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो मध्य प्रदेश की एग्जाम के दृष्टिकोण से, सेंट्रल के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज राज्यपाल के कार्य और शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल को कौन कौन से कार्य और शक्तियां प्रदान की गई है ना? तो देखते हैं राज्यपाल के कार्य और शक्ति के बारे में। तो पहला हमारा है कार्यपालन शक्ति। ठीक है, राज्यपाल का पहला कौन सी शक्ति मिली है? कार्यपालन शक्ति। तो कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और कौन कौन सी जो कार्यपालन शक्तियां हैं वो किस माध्यम से राज्यपाल प्रयोग करता है। ठीक है, तो कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत पहला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 154, है ना? पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत क्या होता है? अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल को कार्यपालन शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल कौन कौन से काम करता है? पहले तो काम करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, है ना? और संबंधित अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य संबंधित मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल की कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत प्रावधान है। दूसरा क्या देखेंगे? महाधिवक्ता एवं राज्यपालों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, है ना? पहले तो क्या काम करेगा? कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद क्या करेगा? मुख्यमंत्री की परामर्श पे अन्य मंत्रि परिषद की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की परामर्श के बाद मंत्रि परिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या देखें हमने? दूसरा देखें महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो इसके पहले हमने देखे थे, पहले वाले वीडियो में देखे थे कि जो राज्यपाल होते हैं राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, और जो महाधिवक्ता जो होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। मतलब राज्यपाल जब चाहे तब महाधिवक्ता को पद से पदच्युत कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, और महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था हमारा? अनुच्छेद 165 में मध्य प्रदेश में महाधिवक्ताओं की नियुक्ति या राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में, लेकिन हम राज्य की कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यपाल की कार्यपालन शक्ति, है ना, उसकी पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी नियुक्ति करेगा? पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? मुख्यमंत्री की परामर्श से ही अन्य सहायक मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो हमने क्या देख लिया? महाधिवक्ता भी देख लिया, है ना? महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और पदच्युत भी राष्ट्रपति करेंगे, है ना? या सरकार के विघटन के बाद वैसे भी उनका पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता पद को धारण करते हैं, है ना? उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, है ना? इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, राज्य लोक सेवा आयोग की जो MPPSC है मध्य प्रदेश में, इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है जो है वो तो राज्यपाल करेंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन इनको जो हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। तो इनको जो हटा सकता है, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करेंगे राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे कि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। मतलब कौन होता है? जो राज्यपाल होता है। तो राज्य के जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं, है ना, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति होता है। मतलब क्या होता है? कुलाधिपति होता है, मतलब प्रमुख होता है उसका। ठीक है, तो कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 54 है, और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और उसके लिए सहायक मंत्रि परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन उनको हटाता कौन है? उनको सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं, है ना? एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनको, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत ही हटाया जा सकता है, अन्यथा
उनको नहीं हटाया जा सकता, है ना। राष्ट्रपति भी हटाने के पहले उनके ऊपर जो न्यायिक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है, अन्यथा उनको ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, तो राज्यपाल क्या होता है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि और कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो एक कार्यपालन शक्ति हो गया, दूसरे देखते हैं कि विधायी शक्ति, कौन कौन सी विधायी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। तो पहले विधायी शक्ति के बारे में बात करते हैं, है ना। पहले विधायी शक्ति के अंतर्गत जो होता है हमारा अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 होता है। अनुच्छेद 174 क्या बोलता है, अनुच्छेद 174 बोलता है कि जो राज्यपाल होता है ना, विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। तो राज्यपाल को कौन कौन से पावर होते हैं, वो जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 174 जिसमें विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र अवसान करता है और विधानसभा को ही विघटित कर देता है, मतलब भंग कर देता है। तो कौन सी शक्ति है उसकी, विधायी शक्ति है, जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। विधायी शक्ति के अंतर्गत पहला अनुच्छेद कौन सा है, 174। तो वैसे ही अनुच्छेद 175 भी राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 174 आएगा, 75 आएगा, ठीक है। 176 अनुच्छेद आएगा, 74, 75, 76, अनुच्छेद 200, 213 और 201, ठीक है। 201, 201 और 213 राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी, 174, 175, 176, 200, 201 और 213। तो हमने 174 देख लिया, विधानसभा का सत्र, सत्रावसान, विघटन। अनुच्छेद 175 क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण। तो राज्यपाल का अभिभाषण कब होता है, राज्यपाल का अभिभाषण कब होगा, राज्यपाल का अभिभाषण जब विधानसभा संबंधित जो राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना आवश्यक है, उस समय राज्यपाल क्या करता है, सत्र को बुलाता है और अपना क्या करता है, विशेष अभिभाषण, अपना अभिभाषण करता है, ठीक है। तो अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर यह है कि जो अभिभाषण है ना, अभिभाषण है, राज्यपाल कभी भी कर सकता है, कभी भी सदन को बुला करके अपना अभिभाषण दे सकता है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 176 में क्या है, अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण कब करता है राज्यपाल, विशेष अभिभाषण कब करता है, जब नई विधानसभा गठित होती है, जब नई विधानसभा गठित होती है ना, तब क्या काम करता है, तो एक विधानसभा नई गठित होती है तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ना। राज्यपाल नई विधानसभा गठित होती है तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन में विशेष अभिभाषण राज्यपाल संबोधित करता है ना। और विशेष अभिभाषण राज्यपाल का कौन तैयार करता है, तो इसके पहले हम वीडियो में देखे थे। तो विशेष अभिभाषण जो होता है राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद तैयार करती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 176 में क्या है, अनुच्छेद 176 में विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है वो राज्यपाल का क्या करता है, अभिभाषण तैयार करता है, जिसमें सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। अभिभाषण में सरकार के ही कार्यों के बारे में संयुक्त अधिवेशन में बताया जाता है, ठीक है। अभी 174 देख लिए, 175, 176 देख लिए। अब देखेंगे अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या है, विधेयकों पर सहमति। तो राज्यपाल क्या करता है, विधेयकों पर सहमति देने और नहीं देने के लिए बाध्य होता है। मतलब दो प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, एक तो सहमति देता है या तो सहमति नहीं देता है। तो विधेयकों पर सहमति देने के लिए, है ना, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 200 में प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल जो होता है, जो क्या विधेयक जो विधानसभा में पेश होते हैं, तो विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर अपना सहमति दे भी सकता है, सहमति नहीं भी दे सकता है ना। सहमति देगा तो तब जाके वो क्या बनता है, अधिनियम बनता है ना। और सहमति नहीं देगा तो वो क्या है, वो रद्द हो जाता है। तो दो प्रकार से प्रतिक्रिया देता है अपना, सहमति देगा या सहमति नहीं देगा, ठीक है। लेकिन पुनर्विचार, सहमति नहीं देगा लेकिन पुनर्विचार यानी फिर से विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वो क्या है कि सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 200 हमारे विधेयकों पर सहमति के संबंध में है, ठीक है। अब अनुच्छेद 201 देख लेते हैं। 200 के बाद 201 विधेयकों को सहमति हेतु राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। विशेष विधेयकों को सहमति हेतु राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। अनुच्छेद 201 में क्या है, विशेष विधेयक। विशेष विधेयक क्या होते हैं, जो मामला केंद्र के कानून से रिलेटेड है या जो मामला राष्ट्र के हित से, राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से रिलेटेड, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड जो विशेष विधेयक होते हैं, जो राज्यपाल को लगता है कि यह जो विधेयक है राष्ट्रीय चिंतन का विषय है, इसलिए वह अपना विधेयक को क्या कर लेता है,
विधेयक को क्या करता है, अपने सहमति हेतु राष्ट्रपति को क्या करता है, प्रेषित कर देता है, प्रेषित कर देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 201 में विशेष विधेयकों की सहमति हेतु प्रावधान किए गए हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 213 की। अनुच्छेद 213 में क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है, तो अनुच्छेद 213 में क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश है। तो राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है ना। कानून बना, विधायिका के कितने पार्ट होते हैं, राज्य विधायिका 2 पार्ट होते हैं, है ना। विधायिका के पार्ट होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा राज्यपाल। ठीक है, एक विधायिका होता है, दूसरा विधानसभा होता है, दूसरा क्या होता है, राज्यपाल। जब विधानसभा ही नहीं चल रही होगी, है ना, जब विधानसभा का सत्र ही नहीं चल रहा होगा, उस समय में कौन बना सकता है, विधि राज्यपाल बना सकता है ना। विधानसभा नहीं चल रही होगी या विधानसभा का विघटन हो गया है और कुछ ऐसे काम आ गए हैं जो करना अनिवार्य है, उस समय विधेयक बनाने की जो अनुमति मिल जाती है, विधेयक बनाने का जो पावर मिल जाता है वो राज्यपाल को मिल जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बात की गई है। और ऐसे अध्यादेश को कितना 6 माह के अंदर, है ना, अध्यादेश की जो अवधि है 6 माह होती है ना, तो 6 माह के बाद जैसे विधानसभा का जो सत्र चलता है उसके 6 माह के अंदर जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें उसको पेश करना आवश्यक होता है, नहीं तो 6 महीने के बाद वो विधेयक क्या होता है, स्वतः निरस्त हो जाएगा। मतलब विधेयक स्वतः निरस्त हो जाएगा, आगे लागू नहीं होगा। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी होता है वो 6 माह की उसकी अवधि रहती है, और 6 माह के आगे बढ़ाना है तो उसको जो विधानसभा नई गठित होती है उसमें विधानसभा की जो सत्र शुरू होते हैं उसके 6 सप्ताह के अंदर पेश करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो राज्यपाल का अध्यादेश जिसमें विधेयकों की जो अवधि होती है कितना, 6 माह 6 सप्ताह बोल सकते हैं ना, 6 माह 6 सप्ताह अवधि होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने राज्यपाल की विधायी शक्ति देखी। अब देखते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है। पहला देखते हैं कि 233 अनुच्छेद है हमारा, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। तो 233 के अंतर्गत जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने का जो पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है। जितने भी जिला स्तर के जो सत्र न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जितने भी होते हैं, जिला लेवल के जिला न्यायालय होते हैं, उनके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण या का जो दायित्व होता है, जो पावर होता है, किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो 233 देख लिए, अब देखेंगे अनुच्छेद 161। 161 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है ना। तो क्षमादान राज्यपाल कौन कौन सी जो है उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से अपराध को क्षमा कर सकता है। तो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं ना, राज्य कार्यपालिका के जो अंदर हैं, जितने भी जो कानून नियम जो बना सकते हैं, उनको क्या क्षमा करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो राज्यपाल कितने प्रकार से क्षमा कर सकता है, 5 प्रकार से कर सकता है। एक तो क्षमा, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण और निलंबन। इस टाइप का जो है ना, 5 प्रकार से वो क्षमादान कर सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल जो सैन्य न्यायालय द्वारा किए गए फैसले हैं उनको क्षमा नहीं कर सकता, और मृत्युदंड को क्या है, क्षमा नहीं कर सकता। बाकी सारी चीजों को राज्यपाल क्षमा कर सकता है। इस प्रकार न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हमने देखे थे अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 161 के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में, कि राज्यपाल को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। तो पहले वित्तीय शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 168 आता है ना, अनुच्छेद 198 आता है। अनुच्छेद 198 में क्या बात की गई, धन विधेयकों की सहमति से पेश, राज्यपाल की सहमति से धन विधेयक पेश किया जाता है। मतलब जो हमारा जो बजट बनता है ना, बजट बनता है, बजट में जो राशि बनती है, पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट में जितनी अनुमानित राशि होती है ना, तो उस अनुमानित राशि के आधार पर एक मोटा मोटा आकलन कर लिया जाता है कि हाँ भाई इतना पैसा लगेगा, है ना। तो उस हिसाब से एक बजट विधेयक पेश किया जाता है ना। तो विधेयक किसकी अनुमति से पेश करेंगे, विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश करेंगे, है ना। और वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक की बात की गई है। ठीक है, धन विधेयक पेश करने की बात की गई है। वो विधेयक को पेश किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। और कहाँ पेश करना पड़ेगा, उसको विधानसभा में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 198 धन विधेयक के बारे में बात करता है, जो राज्यपाल की सहमति से विधानसभा में पेश करेंगे, और विधानसभा से पास करने के बाद उसको कहाँ भेजेंगे, विधान परिषद में, है ना। विधान परिषद में भेजेंगे, जहाँ जिस राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पे भेजेंगे, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे विधानसभा से ही उसका क्या हो जाता है,
पारित हो जाता है, ठीक है। और जिस राज्यों में विधान परिषद है, जिस राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद को क्या करना होता है, 14 दिन के अंदर विधेयक को स्वीकृति देनी ही होती है। अगर स्वीकृति नहीं देगा 14 दिन के अंतर्गत, तो विधेयक को स्वतः पूरी पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 198 धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है, जो मतलब राज्यपाल की सहमति से पेश किए जाते हैं, और बाकी की प्रक्रिया देख ली है। अब इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में क्या बात की गई, अनुच्छेद 202 में क्या है, बजट के बारे में बात की गई है ना। तो भारतीय संविधान में बजट नाम की कोई चीज नहीं होती, उसके लिए एक वर्ड होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, राज्यपाल कहाँ पेश करता है, राज्यपाल कहाँ पेश करता है, इसको विधानसभा में पेश करता है, ठीक है। तो बजट से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 112 में केंद्र का है, और 202 में क्या है, राज्य के बजट के बारे में प्रावधान किया गया है ना। तो राज्यपाल विधानसभा में क्या है, बजट प्रस्तुत करता है, ठीक है। लेकिन बनाएगा कौन, है ना। तो एक कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट जो होता है ना, वित्त मंत्री जो होते हैं उनके, तो बजट को तैयार करते हैं, लेकिन राज्यपाल क्या करता है, उस बजट को क्या करता है, विधानसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है। इस प्रकार हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कार्यपालन शक्ति देख ली, विधायी शक्ति देख ली, न्यायिक शक्ति देख ली, वित्तीय शक्ति देख ली। अब देखते हैं कि राज्यपाल की कौन एक शक्ति बची, विवेकाधीन शक्ति, मतलब अपने विवेक से कौन सी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये पहले सीएम की नियुक्ति करेगा, है ना। विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत किसी को भी सीएम बना सकता है राज्यपाल, वो पावर होता है उसके पास। कब बना सकता है, जब किसी जो दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है ना। तो उस स्थिति में क्या है, राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करते हुए सीएम की नियुक्ति कर लेता है, ठीक है। उस स्थिति में सीएम की नियुक्ति कर लेता है, ठीक है। उसके अंतर्गत दो सिद्धांत काम करते हैं, प्रकाशा सिद्धांत काम करता है ना, दो सिद्धांत काम करते हैं ना। तो दो सिद्धांत काम करते हैं, जिसमें क्या होता है, दो सिद्धांत काम करते हैं। पहले सिद्धांत प्रकाशा सिद्धांत होता है, दूसरा सिद्धांत मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, बाद में बता देंगे। सीएम की नियुक्ति करता है ना, तो इसमें अंतर्गत क्या होता है कि जो सबसे बड़े दल होते हैं, जो बहुमत में नहीं है फिर भी सबसे बड़े दल है, मतलब ज्यादा वोट लेकर के आए हैं, तो उनको क्या करता है, राज्यपाल पहले प्रायोरिटी देता है, पहले प्राथमिकता देता है कि चलो भाई आओ आप सरकार बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि जो उनको भी बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं है ना, तो फिर वो क्या करता है, कुछ दिन का टाइम देता है कि चलो भैया इतना दिन का टाइम ले लो आप, है ना, और हमको बताओ अपना बहुमत का आंकड़ा बना करके, ठीक है। तो ये तो उसके बाद उसके बाद क्या करता है, सीएम की नियुक्ति करता है ना। सबसे बड़े दल के जो कैंडिडेट होंगे उनको सीएम घोषित कर देता है, ठीक है। गठबंधन के अगर बहुमत मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे बड़े दल के जो कैंडिडेट रहते हैं उनको सीएम की क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है। ये तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है ये, या विधानसभा को भंग कर सकता है ना। मंत्रिपरिषद को भंग करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है, और विधानसभा को भी भंग करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है, ठीक है। तो ये कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत मंत्रिपरिषद विधानसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद को कब भंग करेगा, है ना, जब मंत्रिपरिषद को कब भंग करेगा, जब क्या कि वो उनका जो क्या बहुमत नहीं रहता, स्पष्ट बहुमत नहीं है विधानसभा में, है ना। उस स्थिति में क्या कर सकता है, या राज्य के जो कानून है, राज्यपाल के जो कानून नियम है, उनकी अवमानना के आधार पर, या स्पष्ट बहुमत नहीं है, उस परिस्थिति में क्या करता है, पूरी मंत्रिपरिषद को क्या कर देता है, भंग कर देता है, ठीक है। और विधानसभा भी भंग कर देती है। और राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो जाता है कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, या सरकार सत्र बुलाने के लिए उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, सत्र बुलाने की तैयारी में नहीं है, ताकत नहीं है उसके पास, है ना। स्पष्ट तौर पे बोले तो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है, और विधानसभा को भी क्या कर सकती है, भंग कर सकती है, उसका विघटन कर सकती है, ठीक है। तो फिर विधानसभा को भंग करेगी तो फिर नए सिरे से क्या होंगे, चुनाव होंगे, है ना। तो ये विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आते हैं राज्यपाल के। फिर विधानसभा का अधिवेशन, है ना, विधानसभा का अधिवेशन, है ना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार किसको होता है, विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है राज्यपाल के, ठीक है। अधिवेशन बुलाने का तात्पर्य, विधानसभा के अधिवेशन बुलाने का मतलब राज्यपाल को ऐसा लगे कि कभी भी ऐसा लगे कि हमारे जो राज्य में ऐसे विषय हैं जो बहुत गंभीरतापूर्ण वाले हैं, उस विषय पे क्या है, राज्यपाल क्या है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय क्या कर सकता है, विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। ये उसकी स्वविवेक की शक्तियां होती है, ठीक है। तो विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत पहला देखिए, सीएम की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है ना। तो इस प्रकार जो राज्यपाल के जो कार्य होते हैं, वो कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत कार्यपालन के आते हैं, और शक्तियां जो होती है, इस प्रकार की जो शक्तियों को मिला करके राज्यपाल को एक क्या है,
पावर दिया जाता है, बोल दें कि राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन क्या है इतनी सारी शक्तियां प्राप्त हुई है, तो वो एक पद की जो क्या है गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए काफ़ी होता है ना। तो राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन राज्यपाल से आते हैं। कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चन उठा के देख लेता है, सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन देख लेता है, उनकी शक्तियाँ, ये शक्तियों से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। और बहुत सारी एग्जाम स्टेट की जो होती है, सेंट्रल की एग्जाम जो होती है, राज्यपाल से सीधे क्वेश्चन आते हैं। और अपनी क्या है ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी राज्यपालों के बारे में जानकारी, हमारे देश की संविधान के बारे में जानकारी जानना जरूरी है, कानून नियम के बारे में जानकारी जानना बहुत जरूरी है। इससे एग्जाम्स का लेना देना भी नहीं है ज़्यादा, कि जो नॉलेज है कि एग्जाम निकालने के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अपने देश के नियम कानून के बारे में जानना भी हर नागरिक का कर्तव्य है ना। इसलिए हम भी क्या है इस चीज़ों को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है ना। एक कॉन्फिडेंट रहता है, अपने राइट्स के बारे में इंसान जानता है, और क्या है कि वो फिर उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। वो हर परिस्थितियों को के ऊपर अपने विचार रखने के लिए तैयार होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, पारिवारिक सारी चीज़ों के फैसले वो अपने स्व विवेक से, जैसे राज्यपाल अपने विवेक से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, वैसे ही इंसान भी सारी चीज़ों का नॉलेज होने के बाद अपने विवेक से, अपने शक्ति से, अपने ज्ञान से अपने निर्णयों का मतलब फैसला करता है ना, अपना निर्णय देता है। तो इस प्रकार हमारे राज्यपाल के जो कार्यों और शक्तियों के अंतर्गत हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद हम राज्यपाल से संबंधित और भी जो प्रावधान है उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।